हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 3 खास मेहमान जिन्होंने उन सिस्कियों को ये ताकत दी है कि आज अपनी इंसाफ की वो बात खुलकर फिर से कह पाए, जिन सिस्कियों को लंबे अरसे तक दबाया गया, बताया गया कि चुपचाप काम करो, तुम लोग इधर उधर सिर्फ फायदा देख रहे हो अपना, ऐसे लोगों की आवाज बनाने पर बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि आपने उन चीखों को, इस दर्द को नए सिरे से इस देश के सामने रखा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, डायरेक्टर इस फिल्म के, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को जान दी है। कई लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, राय है, राजनीति कैसे हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। पल्लवी जोशी, जिन्होंने विश्वास किया, ऐसे इश्यूज पर फिल्म बनाने में लोग बड़ा झिझकते हैं, पल्लवी जोशी ने वो विश्वास दिखाया और आप इस फिल्म को लेकर आज लोगों के सामने हैं। और अगला शख्स ऐसा जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक्टिंग का पूरा इंस्टीट्यूशन और स्कूल है, जो अपनी आंखों से, अपने चेहरे की लकीरों से उस दर्द को सामने ला रहा है जिसको कश्मीरी पंडितों ने देश में महसूस किया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पर आज ऑडियंस में बैठे तमाम लोग भी हमारे लिए खास हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने इस दर्द को देखा है, अपने परिवारजनों पर देखा है और उसके बाद से अपनी एक नई जिंदगी बनाई है, लेकिन वो टीस कहीं आप में रह गई है। तो उम्मीद यही होगी कि आप लोगों का एक अच्छा इंटरेक्शन यहाँ पर हम करा पाएंगे। अनुपम जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि विवेक जी ने विश्वास किया, ये फिल्म बनाई, उसको इतने लेयर्स उस कैरेक्टर में दिए हैं जिसके साथ आप इस दर्द को ला रहे हैं। आपने कैसे अलग किया, जो एक्टर है अनुपम खेर और जो कश्मीरी पंडित है अनुपम खेर, और क्या था वो दर्द जो आपको ये कह रहा था कि नहीं, इस फिल्म में तो मुझे काम करना है और वो दर्द लोगों तक पहुंचाना है? आपके अंदर भी वो लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, वो कहीं फीलिंग है, बिटरनेस है क्या? अंजना जी, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी नहीं है। ये लोग जो इनके साथ हुआ वो मेरी ज़िंदगी है, और उसको पर्दे पर लाना मुश्किल था और बहुत मुश्किल था, मगर विवेक ने एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया था। एक 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म में बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय, और मैं अकेला 36th फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था कि जो 32 साल से नहीं हुआ था, कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। उसमें मैंने अपने दादाजी को देखा था, मैंने अपने पिताजी को देखा था। जो मेरा नाम है इस फिल्म में पुष्कर नाथ, वो मेरे पिताजी का नाम था। और आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ ट्रिब्यूट टू नॉट ओनली माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर एंड माई अदर अंकल्स, बट ये बेस्ट तरीका है कि मैं उन 5 लाख लोगों को, उनके दर्द को दुनिया तक पहुंचा सकूं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पुष्कर नाथ पंडित। क्योंकि कश्मीरी पंडितों में एक खासियत है, जो मेरे पिताजी में खासियत थी, ये मक्कार नहीं है। ये मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि हमने कभी बंदूकें नहीं उठाई। ये सब ज्ञान पर आधारित हैं, ये नौकरी करते हैं, उठा लेते हैं, शायद कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी नज़र आती है। देखिए यहाँ पर इनके चेहरों को देखकर, इन्होंने ज़िंदगी जी है, इन्होंने उस तकलीफ़ को अपने सीने पर रख के नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ाई की और उस पढ़ाई से अभी भी इस ज़िंदगी को जी रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने फिल्म देखी होगी तो वो सारे ज़ख्म जो भर चुके थे या भरने की कोशिश हो रही थी, वो फिर एक फवारे की तरह खुल गए। लेकिन मेरे लिए दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू ऑल द पेन विच आई विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई, बिकॉज पेन इज़ मच मच बिगर देन व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इनके तकलीफ़ को, इनके दुख को, इनकी दबती सिसकियों को शायद उभारने में मैंने कोशिश की है। विवेक जी, आपके पास तो ये पुलिंग फोर्स भी नहीं था। आपके लिए आपने भी शायद वही देखा, लिखा, सुना, पढ़ा होगा जो बाकी देश ने देखा था और जितना वो जान पाए थे। फिर आपके लिए क्या, क्योंकि कुछ न्यूआंसेस ऐसे हैं, जब दिल्ली में बैठे पुष्कर नाथ को ठंड लग रही है, और ये मुझे लगता है कई लोग ये शेयर करेंगे कि दूसरे गर्म जगह में भी रह के उनको वहाँ की बर्फ़ याद आती थी और वो गर्म कपड़े पहनते थे। ये न्यूआंसेस और ये सब लाना, ये
आपका पुलिंग फोर्स क्या था, और क्यों अपने ही देश में करेजियस, आज आप बहुत बड़े बहादुर कहला रहे हैं क्योंकि आपने कश्मीर पर फिल्म बना दी? तो आपने दो पहलू उठाए, मैं दोनों का छोटा छोटा जवाब दे देता हूँ। पहला तो मैंने ये फिल्म क्यों बनाई, ये सवाल बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब दिया भी नहीं है मैंने ढंग से, आज दे देता हूँ। कि ऐसा है कि सब मुझसे ही कहते हैं ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, विश्व के एक व्यक्ति ने, और वो लोग भी जो मुझसे सवाल आज पूछ रहे हैं उनने भी ये नहीं पूछा ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। हमारे लिए ज्यूस का दर्द, ज्यूस की पीड़ा एक्सेप्ट करना इतना ईजी था। हमने कोई नहीं सवाल उठाता कितने लाख मरे थे, कितने नहीं मरे थे, क्या हुआ था। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं की बात आती है तो ये फिल्म आपने क्यों बनाई है, ये आप तो कश्मीरी भी नहीं है, क्यों बनाई है, इतने मरे थे उतने मरे थे, इन्हीं सब विवादों को ख़त्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। कुछ चीज़ें समझाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। मैंने कभी मैं जिस परिवार में बड़ा हुआ वहाँ पे सब कालिदास और नाट्यशास्त्र इन सब का चलता था। नाट्यशास्त्र कश्मीर में लिखा गया, पंचतंत्र जिसको पढ़ के हम लोग बड़े हुए कश्मीर में लिखा गया, उपनिषद कश्मीर में लिखे गए, शिव और सरस्वती कश्मीर से आते हैं, पंचतंत्र जो बच्चा पढ़ता है वो सब कश्मीर का है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कश्मीरी हिंदू हैं, ये कश्मीर है। मुझे तो हमेशा भारत ही लगा, और मुझे लगा जो कुछ भारत का हेरिटेज है, परंपरा है, वो सब कश्मीर में उपजी है। जैसे आज जहाँ काशी की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो अमेरिका से अलग है। इसी तरह कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक था। मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई 4 साल, हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं। मुझे तो लगा हम भारत पे फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं, इसलिए ये फिल्म बनाई। आपका कैरेक्टर पल्लवी जी ऐसा है जो जो ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कश्मीर को दूसरे चश्मे से देखते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन पर्सनली जब आपने रिसर्च किया, कभी ऐसा मौका आया किसी के दर्द के सामने आप खुद ही बिखर गई और टूट पड़ी, जो सबसे हार्ट रेंडरिंग मोमेंट रहा हो आपका? अंजना जी, हमने जो 4 साल पहले जब शुरुआत की थी रिसर्च की, तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल आज यहाँ है, वो हमारे साथ, उन्होंने हमें उन व्यक्तियों से, उन परिवारों से मिलाया जिन्होंने अपने किसी सगे को खोया था। और खोया तो हम सब ने है अपने किसी न किसी को, और यही है परंपरा इस धरती की। लेकिन इन्होंने जिस तरह से खोया है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, जो इनकी माँओं के साथ, बहनों के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई हैं वहाँ पे, मैं वो शब्द भी नहीं यहाँ बोलना चाहती। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिन्होंने तो शायद इतने छोटे थे कि आगे चल के वो क्या करेंगे इसके सपने भी नहीं देखे थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। ऐसे लोगों से जब हम जाके मिले तो 700 से भी ज़्यादा टेस्टमनीज़ हमारे पास हैं। हमने सबके लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़ लिए हैं, वीडियो इंटरव्यूज़ लिए हैं। बचपन से आपने कैसा देखा, कश्मीर कैसा था, कितना खूबसूरत था, आपके अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ जो इनकी थी बचपन की, वहाँ से हमने शुरू किया। और इनके साथ क्या हुआ 1990 में, उस टॉपिक पर आते आते मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो 700 लोगों से हमने बात की है, एक से एक ऐसे दिल दहलाने वाले किस्से, कहानियाँ जो हमने उनकी सुनी, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी क्रूरता कहीं पे हुई है। और वो सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगा कि इतना हो गया हमारे भारत में और हमें पता नहीं था, किसी को खबर नहीं थी। हमारी माँ बहनों के साथ ये हो रहा था, हमारे भाइयों को इस तरह से मारा गया था और किसी को पता नहीं चला। मतलब मैं 2-3 आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगी, उन्होंने विस्तार से हमें समझाई। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि वो और उनकी बीवी, उनकी एक छोटी बच्ची थी और वो दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अचानक एक दिन वो ऐसे निकले वहाँ से, वो जम्मू आए थे किसी काम से, उनकी बीवी कश्मीर में रह गई। तो वो गए और जिस हालत में थी, उनका बस हाथ पकड़ के निकल आए। वो ना उन्होंने कपड़े लिए वहाँ से, ना कुछ सामान ले पाए। और जब आके जम्मू के कैंप में वो रहने लगे
तो और कोई 7, 8, 10 लोग उनके साथ एक ही टेंट में। पैसे नहीं थे, जो थे सब वहीं रह गए। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा बच्चा हम इस दुनिया में लाएं तो कैसे लाएं, उसको एजुकेशन हम कैसे दें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया। और सिर्फ वो एक जो बच्ची थी उसके एजुकेशन पे उन्होंने कंसंट्रेट किया। एक महिला ने हमको बताया कि उनके, एक सेकंड निया, और उन्होंने हमको बताया कि 30 साल तक, हमने 2 साल पुरानी, उन मियाँ बीबी ने, पति पत्नी ने कभी इस विषय में बात नहीं की। और जब हम इंटरव्यू कर रहे थे वो फूट फूट के रो पड़े, कहने लगे आज पहली बार हमने ये बात की और अब हमारी हीलिंग यहाँ से शुरू होती है। आज वो बेटी 32 साल की होती जी, पूरी 32 साल की होती। फिर एक और कहानी हमें बताई कि एक महिला थी, उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था और बॉडी हैंड ओवर नहीं की, डायरेक्टली पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो उन्होंने बॉडी ली, उन्होंने कहा अंतिम संस्कार उनके करने थे। अपने खुद के पिता को कभी कोई विवस्त्र नहीं, किसी बेटी ने नहीं देखा होगा। तो कहती मैंने देखा था, क्योंकि मुझे उन्हें नहलाना था और जगह जगह गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम करके जो बॉडी चीर देते हैं उसको ठीक से वो सिला भी नहीं था, ऑर्गन्स दिख रहे थे अंदर के सारे। ऐसे में किसी तरह उनके अंतिम संस्कार करके उनको तुरंत भागना पड़ा वहाँ से। ऐसी इतनी सारी कहानियाँ हमारे सामने आई और कहीं रिलीफ नहीं था कुछ। जैसे फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हैं, उसके बाद एक कोई स्विट्ज़रलैंड का गाना दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। दिन के 4-5 इंटरव्यूज़ और हमें पता था अगले दिन जाके वापस यही सुनना है। वो 1-1.5 महीना हमने जो वो सुना सब, मैं आपको नहीं बता सकती कि वो कितना दर्द, मतलब इतनी पीड़ा कोई नहीं सहन कर सकता। और उसके बाद जब ये फिल्म बनानी थी, जब प्रोसेस तो सब हो गया, जब हमारी काम की बारी आई, एक्टिंग की बारी आई इसमें, तो ये सारे इमोशंस हमें बहुत मतलब दिल कड़ा करके अलग रखने पड़े। क्योंकि अगर मैं वो राधिका मेनन का जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से निभाना था, वो अगर मैं वैसा नहीं करती तो ये दूसरा जो नैरेटिव जो इन लोगों की आवाज़ को आज तक रोके रखा था जिसने, वो बाहर आना मुश्किल होता, क्योंकि मैं भी उसी इमोशन में बह जाती। इसलिए वो दिमाग से निकाल के आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई कैरेक्टर।